मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एंटी मोदी प्रोटेस्ट वहां पर जो चल रहे हैं उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि अगर एक बंदे को माफ कर दिया गया, लटकाया ना गया, निशाने इबरत ना बनाया गया, तो कल को दूसरी पार्टियां भी ये काम करेंगी। इस हवाले से कि जी वो बड़ी कुछ जल्दी से बातें की जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एसएलजे टैलस ने वो तो मोदी जी आपको कितनी बार कहा है आर्मी से बात कीजिए, आर्मी चीफ से बात कीजिए, हमारा तो बता बता के गला बैठ गया। कार्नेगी एंडोमेंट में लिखा था कि अमेरिकाज बैड, सॉरी फॉरेन अफेयर्स में लिखा था अमेरिकाज बैड बैट। एसएलजे टैलस बॉक्स थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मालदीव की पहले थोड़ी हिस्ट्री हो तो पहले मालदीव इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद देखें इंडिया के, मैं ये कह सकता हूँ बड़े एहसानात हैं मालदीव पे। तो मालदीव के लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो कभी उस चीज को भूली नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे मालदीव में कू हुआ था, तो लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से भी पहले पहले उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया ने स्टैब्लिश करवा दी थी और उस डिक्टेटर को पकड़ लिया था। अगर आप 2015, 16, 17 के आसपास की बात करें तो उस वक्त भी मालदीव को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा दिया था। मालदीव ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था, तो इंडिया वाज द वन हु बेल्ड इट आउट। इंडिया ने मदद की थी, लाइन ऑफ क्रेडिट्स वगैरह भी दिए मालदीव को, और फिर इंडियन रुपी में भी ट्रेड की। जो भी जरूरत के सामान है मालदीव को, तो वो यहाँ से जाए, इंडिया से जाए इंडियन रुपीज में। अब बात है जो करंट प्रोटेस्ट, देखिए करंट प्रोटेस्ट जिसने किए हैं वो अपोजिशन की पार्टी है, और मालदीव में जो अभी रूलिंग पार्टी है वो बहुत लिबरल सेक्युलर पार्टी कहलाई जाती है, नेशनलिस्ट पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। अब मालदीव की अपोजिशन पार्टी इंडिया के लीडर, इंडिया की रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है, और मालदीव की अगर हिस्ट्री में देखूं रिसेंट 1 डेकेड और 1.5 डेकेड्स की, तो इट्स क्लियरली सीसीपी मैनेज, सीसीपी फंडेड। तो ये सीसीपी का, ऐसे में कुछ नहीं। और देखें प्रोटेस्ट के ऊपर मालदीव गवर्नमेंट ने तो क्लियर कट कह दिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रोटेस्ट हम हेल्ड भी नहीं होने देंगे, एंड वी टोटली सपोर्ट इंडिया एंड इट्स लीडरशिप, और ऐसे प्रोटेस्ट हम आगे होने भी नहीं देंगे। सवाल है कि हर कंट्री का झुकाव इंडिया की जानिब क्यों होता जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ कोई बात करना पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे? देखें इसका बड़ा शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूं, ठीक है, 2 आंसर है मेरे पास। एक, अगर हम सार्कास्टिकली बात करें तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकल जवाब दूं तो उसका ये है कि इफ यू कंट्रोल ट्रेड यू कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, इफ यू कंट्रोल फ्यूल यू कंट्रोल नेशंस, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। तो इंडिया आज दुनिया की ट्रेड को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडिया से बेहतर ऑप्शन अभी दुनिया के पास नहीं है। स्किल्ड मैन लेबर हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लैंड हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो गई, सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाना और फ्री बनाना, ठीक है। वो जैसे सर ने कहा ऑटोक्रेटिक, उसके ऊपर वो दबाव नहीं चाहिए। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है लेकिन वो ऑटोक्रेसी से मिक्स हुई भी है, जबकि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं शेख हसीना का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पर उस देश की जरूरत वैसी है तो वो वहां पर वैसे है। इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रोल करता है। इंडिया नहीं तो दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे 35%। सिंपल है। इंडिया आने वाले वक्त में फ्यूल कंट्रोल करेगा, जिसकी तैयारियां आज चल गई हैं, शुरू हो चुकी हैं। आप कभी इंडियन ऑयल सेक्शन पे हम लोग करेंगे, इंडिया फ्यूल सेक्शन पे, कि अगले 5 से 6 साल में इंडिया कैसे दुनिया का फ्यूल और एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी पैर रख दी हैं, उस पैर रखने के बाद अब राइज करके वो कंट्रोल करने की बात है। इंडिया दुनिया की शुगर रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, इथेनॉल रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, कमोडिटी मार्केट्स, इंडिया दुनिया के गोल्ड रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं है आज के वक्त में, दुनिया की डायमंड मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, दुनिया की स्टील मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। आप इंडिया की कमोडिटी मार्केट्स को, इंडिया के इंडेक्सेस को, कमोडिटी इंडेक्स हो गए, गिफ्ट सिटी क्यों बनी है? गिफ्ट सिटी इसीलिए नहीं बनी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया को, इंडिया के पास और भी ऐसे बहुत से शहर हैं। गिफ्ट सिटी बनी है दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करना,
और आप दुनिया के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और झुकेगी और झुकते झुकते फिर घुटनों पे भी आएगी इंडिया के आगे। तो ये जो क्वेश्चन है उस आर्टिकल ने बेसिकली अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा शोर डाला, एंड दैट आर्टिकल जस्ट केम बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अबाउट टू रीच इन वॉशिंगटन। तो और वो कहा जा रहा है कि वो आर्टिकल जो है वो लिखवाया गया था या जो भी था उस हवाले से, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि अमेरिका को इंडिया चाहिए ताकि वो अपनी हेजमनी बरकरार रख सके, ठीक है जी। अमेरिका को इंडिया नहीं चाहिए कि वो इंडिया को एक बड़ा वो कहते हैं ना, वो सिर्फ चाइना नहीं है। सो वो इस सोलो के हमें अपनी हेजमनी जो उनकी जो दैट इज़ गोइंग अवे, दैट इज़ विदरिंग अवे वेरी फास्टली, उसको हमने कैसे ठीक करना है, ठीक है जनाब। अब ये जो SCO समिट है दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अब शी जिनपिंग साहब भी बोलेंगे इसके ऊपर, और इंडिया के साथ मामला ख़राब हैं। इंडिया कहता है पहले तुसी साढ़े नाल बॉर्डर के मसले हल करो, वो कहते हैं और मसले हल करो। और ये जो हिमालयन बॉर्डर है और दोनों मुल्कों का जो स्टांस है जिसे वो कहते हैं ना वो बड़ा सख्त होता जा रहा है। और इंडिया ने जो है वो जो साउथ चाइना सी में चाइनीज स्टैंड है उसके ऊपर भी टफ लाइन ली है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया चाइना विल गेट सॉफ्ट ऑन दिस बॉर्ड LAC के ऊपर। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सून, इट्स अ वेरी लॉन्ग बैट। अगर इंडिया ये समझता है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ LOC का मसला हल कर लिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और वो कुछ नहीं हुआ, तो हम जो है वो ये हम LAC पे भी कर सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो चाहिए था अमन, क्योंकि उस वक्त बाजवा साहब थे और बाजवा साहब वांटेड कि यार कोई ना कोई मसला हमारा हल हो, हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। लेकिन चाइनीज़ डोंट वांट इट, व्हाई वुड चाइनीज़ वांट, ठीक है जी। अब ये जो चाइनीज़ हैं ये सारी बात है, ये उनको पता है कि ये द इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। न जाने आप सुनते क्यों नहीं है। और यकीनन अब तो सबको समझ आ ही जानी चाहिए कि पाकिस्तान कौन चलाता है। पाकिस्तान एजेंसीज और आर्मी मिलकर चला रहे हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं वो सिर्फ वैसे ही सामने दिखाने के लिए होते हैं, तो इसलिए उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं पठान का बच्चा हूं और मैं भी गरीबी के खिलाफ लड़ूंगा, तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने क्या लड़ा और किस तरीके से। वो तो हेलीकॉप्टर से ही नीचे नहीं उतरते थे, यानी उनके घर के जो घर था उनका बनी गाला, बल्कि अभी भी है। और वहां पर भी कहते हैं कि जी एक हेलीकॉप्टर खड़े, 2 हेलीकॉप्टर बल्कि कहते हैं कि जी खड़े रहते थे और खान साहब उठते थे और हेलीकॉप्टर में बैठते थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाते थे। यहाँ से थोड़ी देर वो अपना बातें बातें करते थे, लोगों से पूछते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में बैठते थे और फिर दोबारा बनी गाला चले जाते थे। तो जाहिर है जब वो इस तरह से काम करेंगे तो उन्होंने मेरे ख्याल है अपनी गरीबी के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन पब्लिक की गरीबी के ऊपर काम नहीं किया, जो कि होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक अच्छा सजेशन, एक अच्छी बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कही गई थी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब उसको फॉलो नहीं कर सके, उस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि थोड़ी सी अक्ल उनको हो और वो इस बात को और इस चीज को लेकर आगे बढ़े कि हमें अमन चाहिए और हम ये टेररिज्म के हवाले से जो एलिगेशंस लगती हैं उसमें से निकलने की कोशिश करें और ऐसे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के सजा दें। जाहिर है जो यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए इन मदरसे वालों की फंडिंग भी बंद करनी पड़ेगी। अब आम हालात में ये सोच बुरी नहीं है, बल्कि मैं इसको गलत सोच भी नहीं समझता अगर ये सब कुछ नेचुरली हुआ होता। लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा एंगल सामने रख दूं, फैसला करने वालों ने ही फैसला करना है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान में अब भी इतनी तोड़ फोड़ के बाद भी तहरीक इंसाफ के आपने सारे मेन लीडर्स तोड़ लिए, देखें इमरान खान की जो किचन कैबिनेट थी ना, आपने सारी तोड़ ली है। ऐसा तो नवाज शरीफ के साथ भी नहीं हुआ था। इसके बाद अगर आप फिर भी 90 दिन के अंदर अंदर शफाफ इलेक्शन करवा दें और इमरान खान भी हिस्सा ले, बाकी पार्टीज भी हिस्सा लें और मजीद कोई इंजीनियरिंग ना की जाए, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि ऐसा वाकया दोबारा कभी नहीं होगा।